चलिए, कल तो लाइट बंद हो गया था। बहुत ज़्यादा रात हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे थे, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमने देखा था, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि प्रत्येक जो एलिमेंट होंगे या प्रत्येक जो फैक्टर होंगे वो नई पीढ़ी में जाने के बाद अलग अलग रूप से प्रदर्शित होंगे, ठीक है। यह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता था, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता था। फिर इसमें हमने क्या देखा था? ये हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस में दिखता था, और उसको प्रूव करने के लिए अपन ने क्या दिखाया था कि इसका रेशियो कितना आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए, ऐसे करके हमने बताया था। क्योंकि प्रत्येक जो क्रॉस हो रहा है, प्रत्येक जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, वो हालांकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही मिलके बन रहा है, ठीक है। हमने जीनोटाइप निकाला था ना, कैसे निकाला था? फेनोटाइप कैसे निकाला था? मौसम खराब है इसलिए बार बार लाइट बंद हो रहा है, एक बार और देखते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपीहन के नियम में हमने देखा था शेप शेप हम ले रहे थे और कलर हम ले रहे थे, ठीक है। तो प्रत्येक जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो कितना आता है? 9:3:3:1 आता है, इस तरीके से आता है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक जो डाइहाइब्रिड होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जितने भी परिणाम होते हैं, चाहे वो जीनोटाइपिक रेशियो को हो चाहे वो फेनोटाइपिक रेशियो को हो, उसका डबल होता है, ठीक है। तो ये 9:3:3:1 केस कैसे आया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मल्टीप्लाई होके आया था। ऐसे दो बार हमने मल्टीप्लाई किया था, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये वाला परिणाम देखने को मिलता था। तो सेम यदि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, प्रत्येक जो गैमेट्स है वो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है जी। प्रत्येक जो एलील है वो अलग अलग जा रहे हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रत्येक जो एलील थे वो अलग अलग जा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें भी अलग अलग जाना चाहिए, यही स्वतंत्र अपीहन का नियम है, ठीक है। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या सीट के शेप में, सीट के कलर में क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो परिणाम है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो को ले लेते हैं। 9:3:3:1 इतना आ रहा था। 9 वाला कितना था? R/RG, W/WG, ठीक है। सबसे पहले राउंड को ले लिए हैं, तो Y और G है, बस इधर रिंकल्ड लगा दिए, रिंकल्ड लगा दिए, इधर राउंड राउंड लगा दिए, ठीक है। अब ये देखिए राउंड वाले शेप के लिए देखिए, राउंड वाले के लिए कितने दिख रहे हैं? ये R और ये R, ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं। इनकी वैल्यू कितनी है? 9 और 3 है, तो कितना हो जाएगा? 9+3 कितने में है जी? टोटल 16 में है ना, टोटल 16 में, ठीक। रेशियो रिंकर्ड के कितना है? W रिंकर्ड के कितने हैं? 3 और 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया जी? टोटल 4, ठीक है। और नीचे में 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 12 और ये 4 4 एकम 4 4 3 12 कितना जाएगा? 3:1 आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये वाला पोर्शन आ गया। सेम उसमें यहाँ भी देख लेते हैं, येलो येलो के लिए कितने दिख रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, तो 9 और 3 आ जाएगा येलो के लिए, तो 9 और 3 डायरेक्ट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 12/16, ठीक है। रिंकर्ड ग्रीन के लिए देखिए, ग्रीन के लिए कितना है? ये एक, और ये तीन, तीन और एक कितना हो गया? 4 4/16, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 3:1 आ रहा है, ठीक है। इससे ये मतलब है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब स्वतंत्र अपीहन के नियम के अनुसार प्रत्येक जो फैक्टर्स होंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के जितने भी फैक्टर होंगे वो आगे जाके अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए हमको अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। 9:3:3:1, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो परिणाम है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डबलेट से आया हुआ है, ठीक है। तो ये अपन को बताना था, और बार बार लाइट बंद हो रहा था इसलिए इसको एक बार में फिर से बता दिए, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी, ठीक। अब हम देखेंगे एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है जी। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अपवाद, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अपवाद, ठीक है। अब इसको जानने से पहले आपको बहुत सारी चीजें जानना जरूरी है। जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब मेंडल ने कितने प्रकार के नियम दिए थे? मेंडल ने टोटल 3 नियम दिए थे, हमको पता है, ठीक है। एक डाइहाइब्रिड के लिए था और दो मोनोहाइब्रिड के लिए था, ठीक है। डाइहाइब्रिड के लिए क्या था? डाइहाइब्रिड के लिए क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो अभी हमने कंप्लीट किया, ठीक है। मोनोहाइब्रिड के लिए क्या क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम था, ठीक है। और एक क्या था? सेग्रीगेशन का नियम, अलगाव का नियम या पृथक्करण का नियम, ठीक है। सभी का रेशियो अपन को पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा था, ठीक। पहले नियम में क्या था? प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम में ये था कि F1 पीढ़ी में जितने भी गैमेट्स बनेंगे या जितने भी एलील बनेंगे उसमें प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, ये क्या था? प्रभाविता का नियम था। सेग्रीगेशन का नियम ये कहता था अगली पीढ़ी में जाने के बाद सभी अलग अलग हो जाएंगे, ये सेग्रीगेशन का नियम था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? प्रत्येक जो फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आगे जाके अलग अलग हो जाते हैं, ये किसका नियम था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम था, वो डाइहाइब्रिड के लिए था भाई, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन से हाइब्रिड क्रॉप्स के लिए था, के लिए लागू होता है? एक संकर क्रॉस के लिए लागू होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए लागू होता है? द्विसंकर क्रॉस के लिए लागू होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स देख लेते हैं, ठीक। मेंडेलियन जेनेटिक्स के अपवाद देख लेते हैं, ठीक। तो
सबसे पहले देख लेते हैं, हमने जब वो पढ़ाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, उसी समय बताया था कि इसके दो अपवाद हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है जी, अपूर्ण प्रभाविता। फिर इसी में आता है सप्रभाविता, को डोमिनेंस। ठीक है जी, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। ठीक, ये दो तरीके का अपन को देखना है। ठीक है जी, ये दो तरीके का अपन को देखना है। इसके अलावा और आ जाता है, और आ जाता है जिसको अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में पढ़ना था। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पहले था, अब नहीं है। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, और एक और होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, और एक और होता है, क्या नाम है उसका? ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। ठीक है जी, एपिस्टेसिस। अब ये दोनों जो होते हैं, ठीक है जी, ये दोनों जो होते हैं वो इंटरजेनिक होते हैं, इंटरजेनिक, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस होते हैं, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। और ये क्या हो जाता है? इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस, इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, यहाँ याद रखेंगे, हम क्या देख रहे हैं? मेंडेलियन जेनेटिक्स के अपवाद अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो अपवाद होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, पहला इंटरजेनिक और दूसरा होता है इंट्राजेनिक। ठीक है जी, इंटरजेनिक मतलब एक से अधिक जीनों के मध्य। ठीक है, एक से अधिक जीनों के मध्य, हम यहाँ लिख लेते हैं दो जीन्स के मध्य। ठीक है, दो जीन्स के एलील के मध्य, दो जीन्स के एलील के मध्य। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक जीन के दो एलील के मध्य, एक जीन के दो एलील। ठीक है जी, एक जीन के दो एलील्स के मध्य या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरजेनिक मतलब दो अलग अलग जीन्स के मध्य यदि वंशानुगति होती। ठीक है जी, दो अलग अलग जीन्स के मध्य वंशानुगति होती है तो वो इंटरजेनिक इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे अंतर जाति विवाह आपने सुना होगा, अंतर जाति विवाह मतलब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ, दूसरी जाति के फीमेल के साथ मैरिज करते हैं, वो अंतर जाति विवाह कहलाता है। तो इंटरजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा? दो जीन्स के एलील्स के मध्य क्या हो जाएगा? जो इनहेरिटेंस होगा वो कौन सा इनहेरिटेंस होगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स और एपिस्टेसिस। ये इंटरजेनिक वाले, इसको अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंट्राजेनिक, अंतरा जातीय। ठीक है जी, अंतराजेनी, अंतराजेनी इनहेरिटेंस ऐसा बोलेंगे। तो एक ही जीन के दो एलील के मध्य जो इनहेरिटेंस होगा वो ये वाला कहलाएगा, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ये मोनोहाइब्रिड के लिए लागू होगा जी, मोनोहाइब्रिड के लिए लागू होगा फिर से भाई। और ये डाइहाइब्रिड के लिए लागू होगा, क्योंकि दो जीन्स बोल रहे हैं मतलब दो जीन्स ले लेते हैं, आर आर वाई वाई ऐसा ले लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, और ये मोनोहाइब्रिड के होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स है। अब सबसे पहले अपन को देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले अपन को देखना है। ठीक, देखो इस चैप्टर को पार्ट पार्ट में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ये चैप्टर बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप अपने पुस्तक में ही देख लेना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा करके आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाए। ठीक है, आप इसका एक साथ लंबा वीडियो डालेंगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको पार्ट पार्ट करके बनाया जा रहा है। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है जी, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, इसका ये मतलब है, अपूर्ण प्रभाविता मतलब ये अपवाद है, किसका अपवाद है? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? यदि दो डिफरेंट स्पीसीज या दो कैरेक्टर्स के मध्य क्रॉस कराया जाता है, दो अलग अलग पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो अपन को F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं। ये प्रभावी लक्षण है, ये F1 पीढ़ी है, ये प्रभाविता का नियम कहता है। ठीक है जी, प्रभाविता का नियम कहता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत, ठीक है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत क्या हो जाता है? जो प्रभावी कैरेक्टर होते हैं मतलब जो कैपिटल वाला होगा वो अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाता है। ठीक है जी, अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाता है और नए लक्षण की उत्पत्ति होती है, नए लक्षण अपन को शो होने लगते हैं। ठीक है जी, इसका ये मतलब है कि इन दोनों में क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों गुणों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों गुणों का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, दोनों का मिश्रण हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हो जाता था? मिश्रण नहीं हो जाता था, मिश्रण नहीं होता था। ठीक है, वो क्या होता था? प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता था और प्रभावी लक्षण वाले ही देखने को मिलता था। तो इसमें मिश्रण नहीं होता था, किसी भी प्रकार का मिश्रण, किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता था।
ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमेशा कौन से पौधे देखने को मिलते थे, टाल पौधे देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, न तो टाल दिखेगा न तो बौना दिखेगा, दोनों के बीच वाला कोई आ जाएगा, ठीक है जी, दोनों के बीच वाला कोई आ जाएगा। जैसे टाल मान लो जाए 10 सेंटीमीटर का पौधा है और स्मॉल टी मान लो जाए 2 सेंटीमीटर का पौधा है, तो दोनों के बीच का लक्षण अपन को देखने को मिलेगा, मतलब 7 सेंटीमीटर का पौधा अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। यही क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। समझ में आ गया जी। अपूर्ण प्रभाविता मतलब दोनों लक्षण प्रकट नहीं होगा, कोई नया लक्षण प्रकट हो जाएगा, ठीक। ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। अब इसको समझिए, इसको दिया था कॉल कोरेंस ने मीराबिलिस जलापा में 4 o'clock मीराबिलिस जलापा में बताया था। 4 o'clock मीराबिलिस जलापा नामक फ्लावर में बताया था, ठीक है। तो पहला जो फ्लावर था वो रेड फ्लावर था, पहला जो फ्लावर था वो कौन सा फ्लावर था, रेड फ्लावर था। और दूसरा जो फ्लावर था वो व्हाइट फ्लावर था, ठीक है। तो व्हाइट का कैसे दिखाएं, व्हाइट का कैसे दिखाएं, व्हाइट का कैसे दिखाना है, ठीक। व्हाइट का स्मॉल आर से दिखा देते हैं, ये स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर है, स्मॉल आर व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर भी बना देते हैं, आपके पुस्तक में इस तरीके का फ्लावर बना हुआ है, इस तरीके से। ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है, दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, दोनों के मध्य जब क्रॉस कराया गया तो अपन को इस तरीके से नए लक्षण की उत्पत्ति देखने को मिलती है, ठीक है जी। और ये जो लक्षण होता है, देखिए, अब यहाँ पे प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि यदि कैपिटल आर है तो अपन को रेड फ्लावर दिखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर मतलब रेड प्रभावी लक्षण है, तो यही दिखना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत ये जो अपना प्रभाव है वो दर्शा नहीं पाता है और नए लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं। मतलब दोनों में क्या हो गया, ये जी मिश्रण हो गया, ठीक है जी, दोनों में क्या हो गया, दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए, आपस में मिश्रित हो गए। तो लाल और गुलाबी, लाल और सफेद दोनों को मिलाने से क्या बनता है, गुलाबी रंग बनता है। तो ये वाला जो कलर बना था, ठीक है जी, ये वाला जो कलर बना था F1 पीढ़ी का जो कलर बना था वो क्या बना था, क्या बना था जी, पिंक। क्या बना था, पिंक कलर बना था। समझ में आ गया। यही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाता है। यही क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ठीक है। और याद कीजिए जब मैं क्या बता रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बता रहा था, उस टाइम अपन को क्या रेशियो मिला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था। उसके बाद हमने टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस देखा था, उसमें क्या रेशियो मिला था, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों बराबर होते थे, इतना हमने देखा था ना, ठीक। जीनोटाइपिक रेशियो बराबर फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ भी यही अपवाद देखने को मिलने वाले हैं, यही रेशियो अपन को देखने को मिलने वाला है। देखो कैसे आएगा, ठीक। अब ये आर आर पिंक कलर का है, ये आर आर पिंक कलर का है, तो इसको स्वपरागण करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं, ठीक है। सेल्फिंग करा देते हैं इसको, इसी पौधे के फूल से परागकण क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 प्रकार की संतति अपन को फिर से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, एक बार कैपिटल कैपिटल लिखो, एक बार स्मॉल आर लिखो, और बीच में दोनों का मिश्रण डाल दो, इस तरीके से डाल दो, हमने बोला था, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक ही है और ये दोनों एक है, ठीक। तो ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1, ये दोनों कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब ये वाला लाल कलर का फ्लावर अपन को देखने को मिला, यहाँ पे अपन को कौन सा कलर का देखने को मिला, पिंक कलर का देखने को मिला, और यहाँ पे व्हाइट कलर का देखने को मिला, ठीक है। तो रेड का कितना है 1 है, पिंक का कितना है 2 है, और सफेद का कितना फ्लावर मिला, कितना फ्लावर में अपन को देखने को मिला, एक थाने देखने को मिला, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 देखने को मिला, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो भी निकाल के देख लीजिए, जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम ही होगा, क्योंकि आर आर का जीन एक ही मिला है, ठीक है जी, आर आर का जीन कितना मिला है, एक। आर स्मॉल आर कैपिटल आर का रेशियो कितना मिला है 2, और स्मॉल का कितना मिला है 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी आर इक्वल टू पी आर है कि नहीं, जी आर इक्वल टू पी आर है कि नहीं, है ना। और ऐसा अपन को किस में देखने को मिला था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अपन को देखने को मिला था, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो बराबर फिनोटाइपिक रेशियो, समझ में आ गया। तो हमने उसी समय बता दिया था कि इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अपूर्ण प्रभाविता मतलब वही है कि जब दो दो डिफरेंट टाइप के एक ही स्पीसीज के जो दो डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखाते हैं उनका क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते, ठीक है। दोनों के मिश्र वाला लक्षण अपन को देखने को मिलता है, यही अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। ये मेंडल के नियम के विरुद्ध जाता है, तो ये हमने शुरू में ही बता दिया था, ठीक। चलिए ये क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, अपन को देखना है डोमिनेंस
ये जो डोमिनेंस डोमिनेंस हम लोग बार बार सुन रहे हैं, ये डोमिनेंस क्या है, कहाँ से आया होगा, कैसे प्रभावी लक्षण की उत्पत्ति होगी, कैसे अप्रभावी लक्षण की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंस डोमिनेंस बार बार क्यों आ रहे हैं, ये प्रभावी लक्षण कैसे आए हुए होंगे। ठीक है, तो जब स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ होगा, ठीक है जी, स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ होगा, एकदम प्योर स्पीसीज आया होगा। प्योर स्पीसीज मतलब डोमिनेंट स्पीसीज आया होगा। ये हम डोमिनेंट स्पीसीज का एक एलील ले लेते हैं, एक एलील यहाँ पे, एक एलील यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा स्पीसीज है, डोमिनेंट डोमिनेंट स्पीसीज है, तो इसको हम डोमिनेंट एलील कह लेते हैं। ठीक है जी, डोमिनेंट एलील कह लेते हैं। अब इसमें डीएनए होगा, डीएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है जी, डीएनए होगा वो प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन बनाने के बाद अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। एक्सप्रेशन मतलब कैरेक्टर, लक्षण, कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, दोनों के मध्य क्रॉस हुआ, क्या देखने को मिला, इस तरीके का प्रोटीन देखने को मिला। और ये देखने को मिलने के बाद अपन को कौन से पौधे देखने को मिले, लंबे पौधे देखने को मिले, तो टाल पौधा देखने को मिला। समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, डोमिनेंट एलील था, किस प्रकार के जीन्स बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के मध्य क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद प्रोटीन बना, किस तरीके का, इस तरीके का प्रोटीन बना। और ये लेक्चर अपन को देखने को मिला कि इससे कौन सा पौधा प्राप्त हुआ, टाल वाला पौधा प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। तो इस तरीके से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता जाता था। ये वाइल्ड स्पीसीज बोल सकते हैं, इसको वाइल्ड स्पीसीज बोल सकते हैं, वाइल्ड एलील बोल सकते हैं, या डोमिनेंट एलील बोल सकते हैं, जो प्रभावी है। ठीक है, अब धीरे धीरे समय बीतेगा, धीरे धीरे क्या होगा, समय बीतेगा तो क्या होने लगेगा, एडाप्टेशन होने लगेगा, एडाप्टेशन होने लगेगा। ठीक है जी, एडाप्टेशन होगा मतलब अनुकूलन होगा, और अनुकूलन की वजह से दो ठने नए स्पीसीज अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, एडाप्टेशन की वजह से दो ठने नए स्पीसीज अपन को देखने को मिलेंगे, या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक अपन को देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब अनुकूलन हुआ। ठीक है, अनुकूलन होने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो हम इधर लिख लेते हैं मॉडिफाइड जीन्स लिख लेते हैं, मॉडिफाइड जीन्स। ठीक है जी, और इधर हम लिख लेते हैं नॉन मॉडिफाइड, नॉन मॉडिफाइड नहीं लिखते हैं जी, नॉन मॉडिफाइड नहीं लिखते हैं। ठीक, इधर हम लिख लेते हैं म्यूटेटेड एलील। ठीक है जी, म्यूटेटेड एलील। ठीक, अब देखिए एडॉप्टेशन हुआ तो दो तरीके का एलील अपन को देखने को मिला, सबसे पहला मॉडिफाइड जीन से मॉडिफाइड एलील देखने को मिला, दूसरा अपन को म्यूटेटेड एलील देखने को मिला। ठीक है, अब म्यूटेटेड एलील जो था वो दो तरीके का प्रोटीन यहाँ पे बना सकते हैं। पहला प्रोटीन बन गया क्या हमारा, पहला, मान लो जब कोई सी भी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं बनाया, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं बनाया, तो प्रोटीन नहीं बनाया तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि प्रोटीन तो बनाया लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। ठीक है जी, प्रोटीन तो बनाया लेकिन वो फंक्शनल नहीं था, फंक्शनल नहीं था। ठीक है जी, तो मान लेते हैं स्मॉल टी टाइप का बनाया, ये फंक्शनल नहीं था। अब फंक्शनल नहीं होने की वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या हो जाएगा, शो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, रिसेसिव बोल दिया गया। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, रिसेसिव। रिसेसिव मतलब अप्रभावी। ठीक है जी, रिसेसिव मतलब क्या हो जाएगा, अप्रभावी। ठीक है, म्यूटेटेड एलील, म्यूटेटेड मतलब एडॉप्टेशन हुआ ना, एडॉप्टेशन हुआ मतलब म्यूटेशन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ तो दो तरीके का कार्य वो कर सकते हैं, पहला वो प्रोटीन नहीं बनाया, ठीक है, दूसरा प्रोटीन तो बनाया लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। ठीक है, प्रोटीन तो बनाया लेकिन वो फंक्शनल नहीं था, तो स्मॉल टी टाइप का बनाया। ठीक है, तो इस तरीके का होने के कारण ये जो लक्षण था वो रिसेसिव हो गया, रिसेसिव मतलब दब गया, मतलब अप्रभावी हो गया, तो ये अप्रभावी हो गया यहाँ से, तो इस तरीके से अप्रभावी का टर्म आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा जो म्यूटेटेड एलील था वो मॉडिफाइड जीन बनाया। ठीक है जी, मॉडिफाइड जीन बनाया, लेकिन अब ये भी क्या बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है जी, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दबा हुआ रहेगा, दबा हुआ मतलब इसका जो कैरेक्टर होगा वो हल्का हल्का प्रदर्शित होगा, दबा हुआ या हल्का, हल्का प्रदर्शित होने होने के कारण इसमें भी अपन को किस टाइप के जीन्स देखने को मिल जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के जीन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के जीन्स अपन को देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके का जीन्स दिखने के कारण ये भी इसमें कैपिटल टी होने के कारण ये प्रभाविता का गुण दिखाने लगा। ठीक है जी, प्रभाविता का गुण दिखाने लगा, इस वजह से इसको डोमिनेंट एलील कह दिया गया। ठीक है जी, इस वजह से इसको क्या एलील कह दिया गया, डोमिनेंट एलील कह दिया गया। ठीक है, तो प्रभाविता का सिद्धांत या प्रभाविता का नियम जो था वो इस तरीके से आया होगा। ठीक है जी, सबसे पहला देखिए डोमिनेंट एलील था, डोमिनेंट एलील ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से एक्सप्रेशन हुआ जिससे कैरेक्टरिस्टिक अपन को देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी था तो टॉल अपन को देखने को मिला।
दूसरा देखिए अब इसमें क्या हो गया, एडॉप्टेशन हो गया। एडॉप्टेशन हो गया मतलब अनुकूलन हो गया, इस तरीके से अनुकूलन हो गया। इतना दूर दूर था, यहाँ पे जींस पास पास आ चुके हैं। ठीक, अब एडॉप्टेशन होने से दो तरीके के एलिल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला म्यूटेटेड एलील, दूसरा म्यूटेटेड एलील जो मॉडिफाइड था। मॉडिफाइड मतलब अनुकूलित हो गया, एडॉप्टेशन हो गया। ठीक है, एडॉप्टेशन होने की वजह से प्रोटीन बनाया, लेकिन प्रोटीन भी हल्का हल्का कार्य कर रहा था, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखा पा रहा। ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाने से जो जीन्स उसका था, ठीक है जी, जो जीन्स उसका था, ये वाला जो जीन्स था, वही जीन्स फिर से अपन को देखने को मिल गया, जिसकी वजह से ये जो लक्षण था वो प्रभावी दिखने लगा। प्रभावी दिखने की वजह से इसको डोमिनेंट एलील कह दिया गया। ठीक है, और दूसरा जो था वो प्रोटीन नहीं बना पाया, और एक प्रोटीन बनाया जो फंक्शनल नहीं था, इस वजह से इसको रिसेसिव कह दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से डोमिनेंट एलील के सिद्धांत अपन को देखने को मिला, और इस तरीके से अप्रभावी या रिसेसिव एलील अपन को देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, किस तरीके से किसी भी लक्षण का प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण कैसे देखने को मिला होगा। ठीक है जी, कैसे देखने को मिला होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभाविता और अप्रभाविता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अपन को देखना है कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता, उसको अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे।